हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट डेज चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की, जिसमें एग्ज़ाम कोई भी हो लेकिन सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएं। उस एक बार हिंदी पढ़िए और कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। तो मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊँगा। एक एस्पिरेंट कैसे पढ़ता है, अपनी नोट्स कैसे प्रिपेयर करता है, वैसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो मैंने अपने नोट्स कुछ तैयार कर रखे हैं, उससे आप लोगों को केवल चुनिंदा चीज़ें बताई जाएँगी और उनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% फँसेगा। तो पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ण से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है हिंदी की, और पूरा सुपर टेट वीडियो, सुपर टेट का भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि सुपर टेट में छंद, अलंकार वगैरह सारे पूछे जाते हैं। उसमें छंद, अलंकार, समास वगैरह सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे और जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा और बड़े आप इजीली तरीके से समझ पाएंगे। तो आज वर्ण पढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये जान लेते हैं। हिंदी की उत्पत्ति हुई थी ईरान में 9वीं शताब्दी के राजा जो नौसेरा थे। ये कहाँ से थे? सिंध प्रांत के। तो इन लोगों ने सा को क्या कहा? हा कहा। तो सिंध को इन्होंने क्या कहा होगा? हिंद कहा होगा। जैसे कोई बच्चा होता है, जैसे बोलता है टा, बोलना चाहता है लेकिन बोलता क्या है? ता निकलता है उसके मुंह से। ता ता निकलता है। जैसे टा बोलना चाहता है तो तोतलाता है तो ता निकलता है, ता। तो वैसे ही इन लोगों में तोतलापन हा का रहा होगा, तो ये लोग हा नहीं कह के उसको सा नहीं कह के हा बोला, सा को हा बोल दिया। तो जब सिंध कहा गया कि सिंध प्रांत, तो उसको कहा गया सिंध को हिंद कह दिया, सिंध प्रांत को हिंद प्रांत बोल दिया। तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इसी तरह ये शब्द की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि सिंधु नदी अपने उत्तर भारत में बहती है। तो इन लोगों ने कहा सिंधु को हिंदू, हिंदू नदी। तो आगे बात करते हैं। हिंदी, हिंद, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदवी, ये शब्द कहाँ से आए? फारस से आए। हिंद, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदवी फारस से आए सब। ये सुपर टेट वगैरह में पूछता है ये। सबसे पहले हिंदी शब्द जेद अवस्था में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बनेगा जैसे जेद अवस्था में हिंदी शब्द सबसे पहले शब्द कौन सा बना? जेद अवस्था में देखने को मिलता है। हिंदी शब्द का फारसी रूप रेखता कहलाता है। कलिख बारी ग्रंथ में हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग हुआ। कौन सा ग्रंथ? कलिख बारी। हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग होता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? जेद अवस्था। जेद अवस्था में हिंदी का प्रयोग 29 बार हुआ है और हिंदवी का कितनी बार? 5 बार। अब जेद अवस्था क्या है भैया? जेद अवस्था है पवित्र ग्रंथ किसका? पारसियों का। पारसियों बोल सकते हो या ईरानियों बोल सकते हो, क्योंकि ईरानी जो हैं पारसी ही होते हैं। तो ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द दिया गया। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब करते हैं हिंदी आई कहाँ से, ये हमने देख लिया। अब व्याकरण। तो व्याकरण का संधि विच्छेद अगर करें तो वी और बड़ा आ और करण। तो वी का मतलब होता है भिन्न अर्थ, भिन्न। आकम और बने हुए, भिन्न अर्थों से बने हुए जो होते हैं उन्हें व्याकरण बोलते हैं। इसमें वी और आ उपसर्ग है। वी और आ दो उपसर्ग हैं इसमें। व्याकरण में अगर पूछा जाए कितने उपसर्ग हैं, तो वी और आ दो उपसर्ग हैं। व्याकरण के कितने भेद? 5 प्रकार के। ध्वनि विचार के हिसाब से, और वर्ण विचार, और शब्द विचार, वाक्य विचार, और काव्य विचार या छंद विचार के हिसाब से हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब वर्णमाला। आगे हम लोग वर्णमाला पे। वर्णमाला का व्यवस्थित, क्रमित एवं समूह रूप ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमिक रूप जो है वर्णमाला कहलाता है। अब संस्कृत
संस्कृत में पाणिनि जी महाराज ने 63 वर्ण बताए हैं, लेकिन पाणिनि जी महाराज संस्कृत के लेखक थे और कामता प्रसाद गुरु जो हैं इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखी है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखी है। तो इन्होंने 63 वर्णों में से ही 52 वर्ण छांटे जो हिंदी में प्रयोग हुए। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर्णिम। स्वर्णिम क्या होता है? एक बार जब मुंह खुला, जैसे कुछ बोला हा, तो जितनी एक बार मुंह खुला और बंद हुआ, उसके बीच जितनी वायु आई उसको क्या बोलते हैं? स्वर्णिम बोलते हैं। वर्णमाला की अब सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण देखो, यह भाषा लिखित इकाई की सबसे छोटी और प्रामाणिक और वास्तविक मूल इकाई है। जैसे क, ख, ग, घ। ध्वनि मौखिक और अप्रामाणिक है। ध्वनि कैसी है? मौखिक और ध्वनि कैसी है? मौखिक और अप्रामाणिक है। ध्वनि का कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी बोल दे, अब वो शब्द नहीं है। जैसे बोल दे चि, पे, को, तो ये कोई इसका प्रमाण नहीं कहाँ से निकल, बस ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं है। जैसे बोल दिया तो इसमें कोई वर्ण आ रहा है? नहीं। तो ध्वनि क्या है? अप्रामाणिक है। अब क्रमिक ध्वनि कैसे बनी? भाषा कैसे बनी? अब हम लोगों ने क्या बोला? स्वर्णिम। स्वर्णिम क्या? मुंह खुला और कोई ध्वनि निकली। मुंह खुला, हवा निकली या सांस बाहर आई गई, उससे एक ध्वनि बनी। जैसे बोला का, तो मुंह निकल खुला, ध्वनि निकली, तो उससे ध्वनि। और ध्वनि से बोला कौन सा वर्ण निकला? का निकल गया तो वर्ण। वर्ण से वर्ण, कई सारे वर्ण मिलके क्या बने? अक्षर बनी। और अक्षर से शब्द बनी। अब शब्दों से क्या बना? वाक्य बना। और वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उससे भाषा बनती है। ठीक, तो ये भाषा का एक क्रमिक रूप है। अक्षर देखते हैं। क, ख, ग, घ अमात्रिक वर्ण ही अक्षर हैं। ये देखो क, ख, ग, घ, इनमें मात्रा नहीं है कोई, अमात्रिक वर्ण ही अक्षर हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? अक्षर। सार्थक वर्ण अक्षर का मेल शब्द कहलाता है। अगर सार्थक वर्ण हैं और उनका क्रमिक मेल है तो उसको क्या बोलेंगे? शब्द बोल देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द बन गया। अब बोल दो, अब इसको उल्टा कर दो, नी पा, तो कुछ कोई शब्द बना? कोई शब्द नहीं बना। अगर आप इसको क्रम से बोलेंगे पा, फिर बड़ा आ, न और बड़ी ई, तो बोल दिया पानी। लेकिन अब बोल दो नी पा, तो कोई शब्द ही नहीं बना। अब नीपा नीपा तुम चिल्लाते रहोगे, कोई पानी लेके आएगा ही नहीं। अब जब क्रम से बोलोगे तो सब कोई आपकी बात समझ जाएगा। तो इसलिए शब्द वही है जो सार्थक वर्ण हो और क्रम से उनका मेल हो, तब वो शब्द कहलाता है। जैसे राम। राम में देखो अब वर्ण कितने हैं? 4। अक्षर कितने हैं? 2। अब वर्ण और अक्षर आपको समझा देते हैं। अक्षर देखो क्या है? र और म। अब तो लेकिन इसमें मात्राएं भी तो लगी हैं। देखो 1, 2, 3, 4, तो वर्ण कितने हो गए? 4। और अक्षर र और म। अब सम्मान की बात कर ले, अगर भैया आधा माँ हो तब क्या करेंगे हम? तो स, और इसमें छोटे आ की मात्रा होती है तभी पूरा बनता है सा। तो स, आ, म, और फिर आधा म, आ, न, आ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ण तो 7 हो गए। ठीक, अब ये स और ये म और ये ना कितने हो गए? अक्षर कितने बने? ये तो आधा था ना माँ, तो 3 अक्षर कितने हो गए? 3। ये माँ आधा था तो इसको एक बार काउंट करेंगे, स मान। ठीक, आगे बात करें।
वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। जैसे अक्षरों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाया है? शब्द कहलाया है। शब्दों का अगर व्यवस्थित रूप करोगे तो उसको वाक्य कहेंगे। जैसे अब बोल दिया हमने राम यहाँ आओ, तब उसका मतलब वो यहाँ आएगा। ठीक। वर्णमाला, अब वर्णमाला को विभाजित करेंगे स्वर और व्यंजन और अयोगवाह में। स्वर कितने हैं? एक स्वर होते हैं और एक ह्रस्व, एक प्लुत स्वर और एक होते हैं दीर्घ मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ इ उ, अ इ उ री, अ इ उ री, ह्रस्व स्वर। ठीक। प्लुत क्या है? ओम। प्लुत स्वर क्या है? ओम, जिसको ड डलिया जैसा ऐसे बना देते हैं उसको प्लुत बोलते हैं। इसको ऐसे बोल देते हैं प्लुत। ठीक। अयोगवाह अंग आहा, ये स्वर नहीं होते हैं, इनको स्वर की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। अंग और आहा ये स्वर की तरह बस प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब देखो दीर्घ मात्रिक स्वर या द्विमात्रिक स्वर कितने हैं? 7। दीर्घ मात्रिक स्वर को भी डिवाइड कर देंगे। एक संयुक्त और प्रयत्नी, प्रयत्नी बोलो या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बने होते हैं बेसिकली, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। और प्रयत्नी, इनको बोलने में ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इनको प्रयत्नी भी बोलते थे। और मुख्य दीर्घ स्वर कितने हैं? जैसे ह्रस्व स्वर 4 थे, अ इ उ री, वैसे दीर्घ स्वर कितने हैं? बड़ा आ, ई, उ, तो दीर्घ स्वर 3 और प्रयत्नी स्वर 4। अब प्रयत्नी स्वर कैसे? ए, ऐ, ओ, आओ। ए कैसे बना? छोटा आ और ई से ए बना, ए। और छोटा आ और ए, ये वाला ए मिला दिया छोटा आ, तो क्या बना? ऐ। ठीक। और छोटा आ और ऊ मिलाए तो ओ बना, ओ। और इसको और छोटा आ को मिला दिया, आओ बना, आओ, आओ। ठीक। यहां तक समझ में आ गए? छोटा आ से ही सारे देखो व्यंजन तैयार बनना है प्रयत्नी वाले। पहले ई, छोटा आ के साथ ई को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ए। फिर ए जब हमारे पास बन गया तो उसको, जो बना चीज है, और फिर छोटे आ से उसको मेल कराया तो क्या बना? ऐ। और दोबारा फिर ए बन गया तो छोटा आ और उठाया, एक बार फिर ऊ उठा लिया क्योंकि ई वाले का काम खत्म हो गया, तो छोटा आ और ऊ मिलाया तो क्या बना? ओ। और फिर छोटा आ, फिर ओ जो बनाया हमने, ओ को मिला दिया तो क्या बना? औ। तो यहां तक बात क्लियर है ना? संयुक्त या प्रयत्नी स्वर कितने? 4। मुख्य दीर्घ स्वर 3। याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना, केवल समझ के पढ़ो भैया, समझ के पढ़ो, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक। व्यंजन, व्यम, अम प्लस जन, इसका संधि विच्छेद हमने किया है। वी का मतलब अभी देखो हमने व्याकरण में बताया था, भिन्न। ठीक। अम का मतलब सहायता, जन मतलब समूह। ठीक। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। स्पर्शी व्यंजन 5 वर्ग, 5 वर्ग मतलब क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प वर्ग जो है ये 5 वर्ग हैं। तो 5 में 5 5 अक्षर होते हैं, तो उनको 5 से 5 से गुणा करोगे तो कितना? 25। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 वर्ण। क, ख, ग, घ, अंगा 5, और इसी तरह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ता वर्ग, भूल गए ता वर्ग। तो 5 वर्ग हो गए, तो 5 5 सब में तो कितने स्पर्शी व्यंजन? 5। अंतःस्थ व्यंजन 4 वर्ण। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कितने? 4 वर्ण। ठीक। आगे इनको बात करेंगे। अब का वर्ग को क्या बोलते हैं? बोलो। क, ख, ग, घ, अंगा। कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है? निकल रहा है नहीं निकल रहा?
क ख ग घ अंगा कहाँ से निकला? कंठ से। अब च वर्ग च छ ज झ ञ तालु, तालु से। दांत के जस्ट पहले, दांत जो आगे वाले दांत हैं उनके जस्ट पहले जो है वो तालु है, तालु। च छ ज झ ञ वहां जीभ टच करेगी, टक टक। च छ ज झ ञ तो तालु। टा वर्ग उसके थोड़ा सा पीछे चले जाओ, तालु के जस्ट पीछे जो गड्ढा वाला भाग है मूर्धा कहलाता है। टा ठा ड ढ अणा, टा ठा ड ढ अणा। कहाँ? तालु के जस्ट पीछे वाला भाग जो इसमें गड्ढा है, गड्ढा गड्ढा वाला भाग मूर्धा। ता वर्ग दांत में लड़ेगी जीभ, दांत में तुम्हारे आके जीभ लड़ेगी। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। दंत, दांत में आगे वाले लड़ रही, स्पर्श कर रही तो दंत वर्ग। पा वर्ग इसमें कोई रोल ही नहीं जीभ का, ओंठ से बोल दोगे, ओंठ से। जीभ को चाहे चिपका लो चिमटे से। कैसे? प फ ब भ म, प फ ब भ म, ओंठों से सब बोल दोगे, जीभ का कोई काम ही नहीं इसमें। आगे बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन से? य र ल व। अब इनको भी तो याद करना पड़ेगा, वहां 25 हमने याद कर लिए थे कि कहाँ से निकल रहे हैं। अब या रा ला वा बचा, या कहाँ से? इनको याद करना, याद करके रख लेना। या तालु से, रा मूर्धा से। देखो रा को बोलो ऊपर लड़ती, तालु। या तालु, रा मूर्धा, ला 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 दांत के पास आती, और वह दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से। या रा अलावा अंतःस्थ व्यंजन क्वेश्चन बनेगा जैसे अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं तो बोल देना 4। ये भी पूछ लेता है या कहाँ से ध्वनि निकलती है? तालु से, रा मूर्धा से, ला दंत से, वा दंतोष्ठ, वा दंतोष्ठ, ला दंत से, ला दंत से। अर्ध स्वर कितने हैं? यही बोलते हैं या और या व रा को अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक, मुख्य 2 ही हैं, या और व। ठीक, आगे बात करते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं या संघर्षी व्यंजन? 4 हैं। सा 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 हा, सा 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 हा। सा सपेरा वाला दंत से, सलजम वाला तालु से, षटकोण वाला मूर्धा से, और हा कंठ से। हा देखो इसमें यहां से निकलता है, का को ही जोड़ लो हा से। कह, कह, कहाँ, कहाँ, याद कर लो कहाँ से। कहाँ मतलब का वर्ग और हा दोनों कहाँ से? कंठ से। कहाँ, कहाँ से निकल रहे हो? कंठ से भैया, कहाँ से? कंठ से। ठीक, ठीक, याद हो गया। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। 11 स्वर और 33 वर्ण। 11 स्वर 33 वर्ण। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कितने हैं? 4। छ, त्र और स्रा, वो श्री वाला, श्रीमान वाला श्री। ठीक, छा कैसे बनता है? क और षटकोण वाले शा से छा बनता है। त्रा कैसे बनता है? ता और रा से। देखो त्रा बोलो त्रा तो ता और रा से। क्या बोलो? ज्ञा तो जा और ञा, जा और ञा के संधि से क्या बना? ज्ञा। और सलजम और टा से स्रा। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। ड ढ, ड ढ, ड ढ। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने? 2। अयोग वाक्य क्या होते हैं? मैंने बताया था ये स्वरहीन ना ही व्यंजन है, पर इन्हें स्वर की कैटेगरी में रख लेते हैं। लेखन क्यों रख लेते हैं? क्योंकि इनका लेखन के आधार पर इनका प्रयोग होता है। ये अनुसार और इसका विसर्ग की तरह, इसको अनुसार की तरह यूज करते हैं और इसको विसर्ग की तरह। पंडित किशोरी लाल वाजपेयी ने दिया था। पंडित किशोरी लाल वाजपेयी ने, सुपर टेट में पूछता है और किसी में नहीं पूछेगा। किसने दिया था अयोगवाहों को? पंडित किशोरी लाल वाजपेयी, ये बता दीजिएगा।
तो ठीक, आगे बात करें। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? अब जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर क्या है, जिह्वा की ऊंचाई या मुख आवृत्ति के आधार पर, स्वरों का उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। कुछ नहीं याद रखना, बिल्कुल समझना है। उत्थापिता, जिह्वा की उत्थापिता जीभ जीभ से कैसे बोलोगे? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, 3 में बांट लिया जीभ को हमने। आगे कौन? प्रिय बैठी आगे, प्रिय बैठी री आगे, कैसे बोलोगे? अब प्रिय को बैठाए हो तो मोटरसाइकिल के आगे, तो बैठाओ मोटरसाइकिल के आगे, तो अब हचका आएगा तो क्या बोलोगे? ई, ए ई। ई की क्या आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ई, ए ई। फिर क्या आएगा? आई दैया री, आई दैया री। ई, ए ई री, प्रिय बैठी री आगे। तो कितने भैया हैं? 5। देखो, छोटी ई, बड़ी ई, ए री, प्रिय बैठी री आगे। याद हुआ कि नहीं? फिर आगे क्या हुआ? आई दैया री के बोल आगे क्या हुआ? आ आया। छोटा बोला, ऐसे छोटा क्या लगा तो क्या? अ। फिर बड़ा, आ, उ, ओ, आओ। तो पश, आगे बैठो, फिर आवाजें देखो। ई, ए आई री, आगे बैठी। फिर मध्य में अ, पश्चिम में आ, उ, ओ, आओ। यहां तक याद हो गया? आगे बात करें। मुख आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। संवृत, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। संवृत क्या होता है? देखो, मुख लगभग बंद ही होता है, जैसे ई, उ, ई, उ, संवृत, ई, उ। विव्रत, मुख पूरा खुला, आ, मुख क्या हो? पूरा खुला। अर्धविव्रत, मुख का आधा बंद होना, ए, आओ, ए, ओ, ए, ओ। देखो, मुख का आधा बंद होना क्या है? अर्ध संवृत ही है। संवृत, अर्ध संवृत, मुख लगभग बंद और मुख का आधा भाग खुला। विव्रत, अर्धविव्रत, मुख का पूरा भाग खुला, आ, और अर्धविव्रत, ए, आए, आओ, आ। खुला ही नहीं खुला, तो याद करना पड़ेगा। देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से? आ, ई, व्यंजन का तो मैंने बता दिया, अब स्वर को तो भी याद करना पड़ेगा। तो आ कहाँ से? कंठ से। केटीएम 2 ये मैंने बनाया है, केटीएम 2। तो पहले का से, कंठ से पहले पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आ से। तो आ के, केटीएम। और इसी में अंग आहा भी जोड़ लेना, अंग और आहा भी जोड़ लेना, ठीक। के में तालु की बात आई। अब तालु में दोबारा आ के बाद ई, तो ये तालु से। अब मूर्धा का कौन है? केटीएम माँ से री, महात्मा माँ से क्या है? महात्मा, तो ऋषि, ऋषि बोलते हो ना, ऋषि, महात्मा। तो केटीएम मूर्धा, मूर्धा माने महात्मा, और महात्मा माने ऋषि, ठीक। तो ऋषि, माँ माने मूर्धा, मूर्धा माने ऋषि, ठीक। ऋषि मतलब री वाला, और डी दंत वाले कोई स्वर में होते नहीं। ओ का ये उ होता है, बस उ। ये ओष्ठ से हैं, ठीक। ओष्ठ से उ। देखो, ओ जैसा मुंह भी बन जाता है, उ। ओष्ठ से हैं। का से कंठ में क्या निकलेगा? छोटा आ, बड़ा आ, कंठ।
स्टार्टिंग देखो KTM दो, तो छोटा आ और बड़ा आ गया इसमें कंठ में। तालु में कौन आया? छोटी ई बड़ी ई। मूर्धा में आए महात्मा जी, महात्मा ऋषि महाराज। री। दंत कोई होता नहीं, ओ होता है ओष्ठ वाला, ओष्ठ में है उ। उ। बचे कौन से? दो व्यंजन बचे, ए ऐ और ओ औ। ए ए किससे बनता है? छोटा आ छोटी ई से क्या बना? ए। कंठ ऊपर बताया था, छोटा और छोटी ई को मिलाओ क्या बना? ए। और ये आ का उच्चारण स्थान बताओ कहाँ से है? कंठ से। ई का उच्चारण स्थान तालु से। तो ए कहाँ का होगा बताओ? दोनों सब बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कंठ तालु से बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा भाइयों और बहनों? ओ। ओ कहाँ से बन रहा था? आ और ऊ से बनना था कि नहीं बनना था? आ और ऊ से। तो आ कहाँ से था? कंठ से। ऊ कहाँ था? ओष्ठ से। ओ कहाँ से बनेगा बताओ? कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ, जो जहां से बनना है, जहां से मिलके बनना है, बस वही बोल दो। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर अब देख लेते हैं कैसे बनेगा भैया। ओष्ठ के आधार पर एक वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन सा? उ ऊ ओ आओ। मुख देखो वृत्ताकार बना है। कैसा वृत्ताकार बना है? उ ऊ ओ आओ। अवृत्ताकार आ आ ए आए इ ई री। होते क्या है? अवृत्ताकार मानते 5, लेकिन इसमें री ऋषि को भी शामिल कर लिया जाता है कभी कभी। तो इसलिए कभी ऑप्शन में अगर हो तो 5 ही लगाइएगा, अगर 6 दिया है तो फिर 6 लगा दीजिएगा। वैसे दोनों ऑप्शन नहीं देंगे। अवृत्ताकार 5 लगाना है, ठीक। अर्धवृत्ताकार कितने हैं? आ आ आ, ठीक। उ ऊ ओ आओ। उ ऊ ओ आओ। वृत्ताकार। अवृत्ताकार अ इ ए ऐ। अ ए ऐ इ ई, ठीक। अवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार बड़ा आ। जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर कैसे इसको बांटेंगे? ये ऐसे नहीं आएगा कि जिह्वा तनाव के आधार पर कितने भाग होते हैं। ये आएगा क्वेश्चन, शिथिल या कोमल कितने स्वर हैं? प्रयत्नी या कठोर स्वर कितने हैं? तो शिथिल कोमल वाले वही हैं। कौन से? जो हस्व वाले हैं। जो हस्व वाले हैं वही शिथिल या कोमल बोल दो उनको। अ इ उ री, ठीक। प्रयत्नी, प्रयत्नी या कठोर, ये दीर्घ वाले हैं। कैसे भैया? कठोर प्रयत्नी जो हो रहे हैं वही देखो 7 हैं, ये 3 है, ठीक। आ बड़ा आ बड़ी ई, आ ई उ ए आए ओ आओ। ओके। अब बात करते हैं अघोष सघोष की। अघोष और सघोष की। ऐसे तो सब लोग बता देते कि सघोष 1 और 3 वाला कॉलम देख लो, लेकिन होते क्या है अघोष? इनकी परिभाषा भी तो देखो कहाँ से आए। जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी स्वर यंत्रियों को में कंपन ना के बराबर होता है, कंपन होता ही नहीं, अघोष कहलाते हैं। लघु या झंकृत ध्वनि, लघु वाली ध्वनि, जैसे 1 और 2 वर्ग, और प्लस 3 को जोड़ोगे सा, ये सा सा शा, ठीक। 1 और 2 वर्ग और सा शा को सघोष में कौन कौन से आएंगे? जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, सघोष कहलाते हैं। और यह तीव्र झंकृत ध्वनि, ये क्या होते हैं सघोष वाले? 3 4 5 वर्ग और या रा ला वा, ठीक।
सघोष में 3 4 5 वर्ग और या रा ला वा हा, इतने ये सघोष में है। तो सघोष में कौन कौन से आते हैं? 13 स्वर भी आते हैं। जितने स्वर हैं ना, ये सारे सघोष में। अगर पूछ ले सघोष में कितने स्वर आते हैं तो 13 बताओगे। या पूछ लेगा स्वर किस में है, अघोष में है या सघोष में है, अल्प प्राण में है, महाप्राण में है, तो आप कौन सा लगाओगे? सघोष लगा दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। सघोष में कितने सारे स्वर हैं और 3 4 5 वर्ग या रा ला वा हा, या रा ला वा हा, सघोष। ठीक, आगे बात करें। अल्प प्राण महाप्राण की, तो देखो सघोष वाला पहले देख लेते हैं। ये 1 2 जो वर्ग है, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये क्या है? 1 2 वर्ग अघोष, 1 2 अघोष, 3 4 5, 3 4 5 सघोष। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। घोष में 1 2 वर्ग, सघोष में 3 4 5। ठीक, अघोष सघोष, अघोष सघोष, अघोष आगे के 2, सघोष पीछे के 3, अघोष आगे के 2 और सघोष पीछे के 3। ठीक, और इसमें साथ में ये भी याद रखना, क्योंकि ज्यादा फंसाने की कोशिश करेगा तो यही पूछेगा। सा दे दिया, अब बताओ 3 4 सा दे दिया, का दे दिया और सा दे दिया, डा ढा पा दे दिया। अब बताओ इसमें कौन सा अघोष वर्ण है? तो आपको बताना पड़ेगा कि शा अघोष है। ठीक, सा अघोष, 1 2 वर्ग के साथ सा शा। ठीक, ये याद रखना। सघोष के साथ या रा ला वा हा, 3 4 5 या रा ला वा हा, 3 4 5 या रा ला वा हा। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं? तो यही मैंने बनाया है, यही टेबल, इसी में देख लो। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण होते हैं 3 और 4, जो खा खा घा झा झा सॉरी छा झा ठा डा था धा फा भा, 2 4 वर्ग जो है महाप्राण और 1 3 5 अल्प प्राण। 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। 1 3 5 अल्प प्राण महाप्राण, 2 4। अल्प प्राण में 11 स्वर आते हैं। ठीक, 1 3 5 वर्ग और यारा लावा, 1 3 5 यारा लावा। ठीक, अंगा और ये सब कोई नहीं बताता कि ये भी आते हैं। सभी स्वर और प्लस ये अंगा वाला और ये अंग। ठीक, ये चीज आदमी बस बताया क्या, 1 3 5 याद कर लो भैया, अल्प प्राण। अरे ये भी तो बताओगे, यारा लावा भी होता है, अंग भी होता है और सारे स्वर भी आते हैं अल्प प्राण में। तो ये एडिशनल जानकारी जो तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, वही ढूंढ के निकालता है। महाप्राण में कौन से? 2 4 वर्ग और सा शा शाह, सा शा सा, अहा हा ढा। ट्रिक, हंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रिक क्या है? महाप्राण में हंकार ध्वनि उत्पन्न होगी, हंकार ध्वनि। खा घा, हंकार निकल रहा है, खा घा छा, ऐसे। पार्श्विक ध्वनि ला, पार्श्विक ध्वनि कौन सी? ला। वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? कितने? 4। इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये सब मत याद रखना, क्योंकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं कि वत्सर्य व्यंजन कितने? 4। देख लो बस जल्दी जल्दी नजर से। सा रा ना ला। कंपित व्यंजन कौन सा है? रा। देखो कंपन इसमें, जीभ को थर्राती है एकदम, रा 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 बोलो, रा रा, तो देखो जीभ में क्या हो रहा है? थर्राती कि नहीं? तो
कंपन हो रहा है जीभ में, तो इसलिए इसको रा को बोल देते हैं प्रकंपित व्यंजन। द्वितीय प्रकंपित व्यंजन हा, कंठ प्रकंप हो रहा है इसमें। ठीक। संयोगी व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, समान जाति के व्यंजन जब योग करते हैं तो उसको संयोगी या द्वित्व व्यंजन, जैसे दिल्ली, कल्लू, देखो ला 2 बार संयोग हो, द्वित्व द्विबार व्यंजन, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं अधिकतर इसको। तो दिल्ली, कल्लू, एक स्वर रहित जोड़ा होता है, एक स्वर सहित जोड़ा होता है। गुच्छ व्यंजन या तमोगुणी व्यंजन, तमोगुणी व्यंजन का नाम किसने दिया? सरहपा ने दिया। तमोगुणी व्यंजन का नाम किसने? सरहपा ने। भिन्न जाति के व्यंजन जो होते हैं उनको गुच्छ या तमोगुणी व्यंजन, एक स्वर रहित एक स्वर सहित। इसमें भी, उसमें देखो दो एक ही वर्ग के व्यंजन एक ही जाति के संयोग कर रहे थे, इसमें अलग अलग। रक्त कल्प का अलग प्रजाति का व्यंजन है, ता अलग जाति का व्यंजन है, ला अलग है, पा अलग है, तो दोनों अलग अलग जाति के हैं नहीं, तो उनको गुच्छ व्यंजन या तमोगुणी व्यंजन बोल देते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लो कि क्या होते हैं। अनुस्वार या अनुनासिका वाले, जो अनुनासिका जो नाक से निकलते हैं, अंग, शंकर, संजय आदि के स्वर कहाँ? ये अनुस्वार। अनुस्वार किस पे? का पे है। कर तो कहाँ से निकला? का से। संजय, संजय जा बोलोगे तो नाक प्रकंपित होती है। अब फील करके बोल के देख लो आप। अनुनासिक कहाँ से? ये आ, आ, सांझ, बांझ, आंख, आंख, सांझ, बांझ, जिस ध्वनि में अनुनासिक होता है वे सभी तद्भव होते हैं। लो यही ट्रिक हम तुमको बताया दे रहे हैं। अनुनासिक जो होते हैं यहाँ से तद्भव भी अब तुमको पता चल गया कि तद्भव कौन से है, जिनमें अनुनासिक होता है वही तद्भव है। और अगर संयुक्त तो व्यंजन शब्द में आ जाए तो जैसे अच तो वे तत्सम होंगे। कौन से संयुक्त व्यंजन? छ, त्रा और ज्ञा और श्रा, वही श्रीमान वाला संयुक्त व्यंजन अगर शब्द में आ जाए तो तत्सम, उस या अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो तद्भव। देखे बता दियो, याद करे की जरूरत नहीं। निरानुनासिक और अनुनासिक। अंग, आह, आ, इन मात्राओं को हटा देने के बाद बचे हुए स्वर, बची हुई मात्रा को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आम, इमली, औरत, एड़ी। आगत स्वर या विदेशी विदेशज स्वर क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा का है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे 53वां वर्ण माना है। वर्ण तो कितने हैं? 52, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, ये जो अभी तक हमने इसकी बात नहीं की थी, तो ये कहा आ जो है 53वां वर्ण है। जैसे ऑफिस, बॉक्स, ऊपर ये वाली चांद बिंदी लगाते हैं ना हम लोग, तो ये 53वां वर्ण किसने माना? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इस तरह के जब चंद्र बिंदी ऊपर लगी रहे ना, यही वाला है विदेशज। चंद्र बिंदी जो में लगी है वही क्या है? विदेशज है। ठीक। आगत, आगत या ग्रहित विदेशज नवीन व्यंजन, इनके इतने नाम बता दिए कि चाहे आगत स्वर या ग्रहित व्यंजन, विदेशज व्यंजन, नवीन व्यंजन। कौन से? ज, फ, ज, ज नुक्ता वाले हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, उर्दू में बोलते हैं ना जरीब, जरीब बोल दिया तो कहाँ से? ज से, फ से। ये सब अरबी, फारसी, उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं। कुल कितने हैं? 5 हैं बस, 5। का के नीचे नुक्ता लगता है, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे और फा के नीचे। सब में नुक्ता मत लगा देना, 5 में लगता है। अब लगे सब में लगाने की, सब में लगा दो, का, खा, गा और ज, फ। तो आपका यहाँ से इतना वर्ड का टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको मैं बता सकता हूँ गारंटीड कि ये आपका टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर
जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है? अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।